हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, दैट इज लेक्चर फर्स्ट फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एज यू नो, सॉलिड स्टेट में हमारे पास दो मेन टॉपिक रहते हैं, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड के हमारे पास टाइप्स हैं, दैट इज द टाइप ऑफ सॉलिड, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड जो होता है एक फॉल सॉलिड होता है। एक्चुअली में ऐसा कोई सॉलिड नहीं होता है, दैट इज डजंट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक्चुअली। जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं इसमें। दूसरी बात, जो अमोर्फस सॉलिड होता है उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसमें इरेगुलर होती है। इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है, बट इसका नहीं होता है। जैसे एक ग्लास होता है, कार है, जैसे उसमें ग्लास होता है, शीशे होते हैं कार के, जो वो ग्लास के होते हैं। हमारे घरों में विंडो होती है, विंडो किस चीज़ की बनी होती है, वो भी ग्लास की होती है, वो भी अमोर्फस सॉलिड होता है। दैट इज सीम्स टू बी अ सॉलिड, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सॉलिड स्टेट, दैट इज फॉल्स सॉलिड। हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है, हिंदी में अगर बोले देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो सॉलिड है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट सॉलिड, वो एक लिक्विड स्टेट होती है। ठीक है, वो आंखों का धोखा होता है एग्जैक्टली। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक परफेक्ट सॉलिड होता है, जैसे इरेजर है, डायमंड है, ये पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट होती हैं जो एग्जैक्टली एक सॉलिड स्टेट होती हैं। इनके शार्प होते हैं साइज से, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका वो भी क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे पास टाइप्स कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, टाइप्स हमें पढ़नी है कि कौन कौन से टाइप्स का हमारे पास सॉलिड हो सकता है। ठीक है, देखो हमारे पास जैसे कोई भी सॉलिड स्टेट है तो किस स्टेट में होती है, क्रिस्टलाइन स्टेट में होती है, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में होती है वो स्टेट। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अपने क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, अब क्रिस्टल्स भी हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स है वो हमें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 टाइप्स के हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है आयनिक क्रिस्टल होता है, दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट क्रिस्टल होता है, तीसरा हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है, एंड देन फोर्थ इज योर मेटालिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, इनको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से तुम्हें चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला हमें क्या पढ़नी है, सॉलिड हमारे क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल्स पता है ना, जैसे कि कोई भी सॉलिड है, कोई सॉल्ट है तुम्हारे पास, उसको बॉईल करो, क्रिस्टलाइन एक टेम्परेचर आएगा, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दोगे, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कूलिंग होगी वैसे वैसे उसके बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, तो वही क्रिस्टल्स की टाइप्स पढ़नी है, आयनिक क्रिस्टल है, कोवलेंट है, मॉलिक्यूलर और मेटालिक है। अब आयनिक क्रिस्टल नाम से पता चल रहा है कि आयनिक, दैट मीन्स इट विल बी फॉर्म्ड ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये क्रिस्टल कैसा होगा, आयंस का बना होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, इसमें आयंस है ना, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, पूरा पॉजिटिव इसने कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसने कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो दैट इज योर आयनिक क्रिस्टल। पहला डिफरेंस, हम डिफरेंस पढ़ते चलेंगे। कोवेलेंट, अच्छा दूसरे देखो डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगा। आयनिक क्रिस्टल जो होंगे, इन क्रिस्टल्स में जो आयंस हो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, दैट विल बी क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ये पता चला। कोवेलेंट क्रिस्टल जो होगा वो नॉन पोलर पार्टिकल्स का बना होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा नाम से पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इनमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। वैसे ही ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल बनाएंगे जो पार्टिकल्स, वो कौन से हैं, नॉन पोलर। जैसा हमने कहा कि कोवेलेंट क्रिस्टल बनाने वाले पार्टिकल कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, और इसमें क्रिस्टल को बनाने वाले कौन से होंगे, आयंस होंगे। तो आयनिक क्रिस्टल बनेगा आयन से, कोवेलेंट क्रिस्टल बनेंगे नॉन पोलर पार्टिकल से। जैसे तुम्हारे पास कार्बन हो सकती है, ठीक है, ये भी एक नॉन पोलर है। एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। डायमंड एक बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको बाकी सब्सटेंस की कटरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम्हें पता ही है कि ग्रेफाइट की क्या होती है, अपनी ऐसे लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल क्या होती है उसकी लेयर्स होती हैं।
ऐसे लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, बीच में गैप होता है, दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं। वैसे डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसमें 3 डायमेंशन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स, किसमें, डायमंड फॉर्म में। तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक होती है, दैट इज क्या होती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दूसरा डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, वैसे ही फुल रिन हो जाएगा। ये तीनों क्या है, नॉन पोलर हैं, क्योंकि कार्बन से बने हैं, कार्बनिक नॉन पोलर है, ठीक है। थर्ड आते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वो होता है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें तुमने याद रख लिया है कि कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं। कोवलेंट अगर कहीं पर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, या फिर कौन सा हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो नॉन पोलर वाले जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं सारे कोवलेंट में आएंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में देखो, जैसे I2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं I2, यानी 2 आयोडीन मिलकर आपस में क्रिस्टल बनाएंगे, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। सल्फर 8 सल्फर जो है आपस में क्या करेंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करेंगे, आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। P4 जो है 4 फॉस्फोरस मिलकर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, देखा होगा तुमने, जैसे ऐसे ये P4 के स्ट्रक्चर है, दैट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करेंगे, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से हो जाएंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस होते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। ये मेन फोर्सेस होते हैं। फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं अगर डाइपोल की फॉर्मेशन होती है तो, ठीक है। मेटालिक क्रिस्टल पे चलते हैं। ये समझ में आ रहा है, आयनिक क्रिस्टल आयन से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जो अगर आयनिक रेडियस निकालनी है, एक्सरे डायफ्रैक्शन से आयनिक रेडियस आती है 564 पिकोमीटर। तो आयनिक रेडियस से इनकी एज लेंथ पे निकाली जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो उसकी जो एज लेंथ होती है वो फाइंड आउट की जाती है 564 पिकोमीटर। तो इसकी एज लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंट्रैक्शंस होती हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग होती है। मेटालिक क्रिस्टल हो जाते हैं, मेटालिक जैसे नाम से पता चल रहा है मेटल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होगा, जैसे हमारे पास कोई भी मेटल ले लो, जैसे तुम्हारे पास लिथियम हो जाता है, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम पॉजिटिव उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट काइंड ऑफ क्रिस्टल इज ए मेटालिक क्रिस्टल, जिसमें कोई मेटल इन्वॉल्व होगा और मेटल के साथ उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो दैट पर्टिकुलर इंट्रैक्शन इज ए मेटालिक इंट्रैक्शन, जिसमें कोई मेटल इन्वॉल्व होगा। और इनको पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स इन्हें कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स इन्हें कहा जाता है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इस लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो लिथियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मेटालिक क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनमें होती है, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग इसे कहा जाता है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और जैसे अगर डायमंड को कंपेयर दिया जाता है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से डायमंड एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारा कंप्लीटेड हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इन चीज़ों को। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या है। सबसे पहले ये समझो कि लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, हमें क्रिस्टल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो क्रिस्टल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अंदर से एटम्स कैसे अरेंज हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, सपोज करो ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसमें जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट्स, समझ रहे हो, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है
कोई भी क्रिस्टल है, एटम्स की जो पोजीशन, जैसे मैंने डॉट किया यहाँ पे, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ऐसी पोजीशन जहाँ पर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल पॉइंट। समझ रहे हो? तो एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर भी एटम्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? क्रिस्टल पॉइंट। तो इसको हमने क्या बोला? क्रिस्टल पॉइंट हमने इसे कहा। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना। क्रिस्टलो मीन्स क्रिस्टल, ग्राफी मीन्स उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है। दैट इज उसके हमारे पास कुछ लॉज है। पहला लॉ हमारे पास होता है लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल हमारे पास हो सकता है। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर जो इंटरफेशियल एंगल है इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या कहता है ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की शेप कैसे भी हो सकती है, डजेंट मैटर कि कैसी शेप हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मीन समझते हो ना कि दैट मीन्स रिमेन सेम। दैट पर्टिकुलर चीज क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी? इंटरफेशियल एंगल। फेशियल समझ रहे हो? फेशियल मीन्स यहाँ पर फेस है। ठीक है, इंटर मीन्स उनके बीच में, यानी फेसिस के बीच में। इंटरफेशियल, फेसिस, इंटरफेशियल का मतलब क्या है? फेसिस के बीच में वाला एंगल। ठीक है, बाद में क्या लिखा है? एंगल। तो एक ये फेस होता है जो प्लेन सरफेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे इसका ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे तुम? फेस बोलोगे। ठीक है, जैसे हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इसका ये पूरा सरफेस क्या होगा? फेस। समझ रहे हो? जो एक प्लेन सरफेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे बोला जाता है फेस। तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, तो ये भी एक फेस है F1 और ये फेस है F2। ठीक है, ये फेस हो जाता है, एक ये फेस हो जाता है, तो 2 फेस हमने काउंट किए। बात यहाँ पे हो रही है कॉन्स्टेंसी किस चीज़ की? इंटरफेशियल एंगल्स। कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेने हैं, ये नहीं कि इस फेस को तुम इस पर्टिकुलर फेस से कंपेरिजन, जो कांस्टेंट होते, जो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे ये F1 हो गया तो ये F2 हो जाएगा। तो 2 कंटिन्यूअस फेस तुमने लेने हैं, उनके बीच का जो एंगल होगा दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा, दैट पर्टिकुलर एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। द एंगल बिटवीन 2 फेस, the angle between 2 फेस, 2 फेस के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, 2 फेसेस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी क्या रहेगा तुम्हारा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये फेस कौन से होने चाहिए तुम्हारे? कॉरस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ वाले होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन 2 फेस, वो फेसेस जो कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, उनके जो बीच का एंगल होगा दैट विल बी सेम रहेगा। तो ये एंगल थीटा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो कोई भी सब्सटेंस है उसके जो भी क्रिस्टल्स बनेंगे, अब वो 1000 क्रिस्टल बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, कितने क्रिस्टल बने या कैसे भी क्रिस्टल्स बने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। बट ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसे एक क्रिस्टल ये लिया, एक क्रिस्टल ये लिया हमने, तो दोनों क्रिस्टल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब ये नहीं है कि ये फर्स्ट क्रिस्टल है, इसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग फेस के बीच में जो एंगल है दैट इज डिफरेंट और ये इसमें अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सेम सब्सटेंस के होने चाहिए। जैसे हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज के हमने क्रिस्टल्स बना दिए, तो सुक्रोज के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेसेस होंगे उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यही कहना चाहता है तुम्हारा लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ हो जाता है कंप्लीट। देन हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है? ओके, आई विल have it first. Second one is your law of symmetry. ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके जितने भी क्रिस्टल्स बनेंगे सभी क्रिस्टल्स के जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री रहेंगे दैट विल बी रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, उसके क्या रहेंगे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। उसके क्या रहेंगे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये कहना चाहता है ये। ठीक है, तो ये बात उन्हें याद रखनी होती है कि जो भी लॉ ऑफ सिमेट्री है वो ये कहता है कि जो भी क्रिस्टल होता है उसके जितने भी क्रिस्टल कोई भी सब्सटेंस है उसके जितने भी क्रिस्टल्स बनेंगे सभी के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सेम होते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम सबसे पहले पढ़ सकते हैं।
that is axis of symmetry, axis of symmetry, plane of symmetry, सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई। ठीक है, अभी तुम एक एसएन ऑपरेशन भी समझ सकते हो। ठीक है, अभी ये चार समझ के चलो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आई क्या होती है, एसएन क्या होती है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, जस्ट लाइक ये सपोज करो। ठीक है, ये हमारे पास डस्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डस्टर है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सिस, एक्सिस का मतलब हमें कोई एक्सिस पास करनी, जैसे लाइक ये पेन क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हमने पेन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, इस मान लो सपोज ये हमारे पास नाइफ है, ये हमारा डस्टर है, इसको हमने काट दिया टू पार्ट्स में। ठीक है, टू पार्ट्स में इसको कट कर दिया। क्या ये पार्ट आपस में मिरर इमेज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे टू पार्ट्स में तो ये एग्जैक्टली हाफ पार्ट और ये एग्जैक्टली हाफ पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। कट करने के बाद इतना ही हाफ होगा, इतना ही हाफ इधर होगा, तो दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो दैट विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बोल सकते हो किसी भी सब्सटेंस से तुम प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करोगे, किसी भी सब्सटेंस से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करोगे, तब दोनों साइड के जो तुम्हारे पार्ट, दोनों साइड के जो तुम्हारे फेज होंगे मॉलिक्यूल वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तुमने एक्सिस पास किया इस मॉलिक्यूल से। अब ये बोल सकते हो ये एक्सिस तुम इसको 180 पे कर रहे हो तुम एक दूसरे को। ठीक है, ये वाला पार्टिकल को उठ के यहाँ जाना है तो ये 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करोगे तभी तो ये क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होता है किसी भी मॉलिक्यूल से तुम जैसे प्लेन पास करोगे तो दोनों हाफ जो है बिल्कुल सेम रहेंगे। दैट विल बी प्लेन। प्लेन में तुम्हें प्लेन पास करना है, एक्सिस में तुम्हें एक्सिस लगानी है। वो एक्सिस कितने भी एंगल पे हो सकती है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, थर्ड तुम्हारे पास हो जाएगा आई, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। आई में ये बोलोगे जैसे कोई भी सब्सटेंस तुम्हारे पास है। ठीक है, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट हमने चूज किया, दैट इज बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्स। इस सेंटर से तुम इधर जाओगे और इधर जाओगे, बिल्कुल सेम चीजें हैं तुम्हारे पास। इस सेंटर से इधर जाओगे तुम्हारे पास क्या है, बिल्कुल सेम चीजें। कैसे? इस सेंटर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो हमें बिल्कुल सेम पार्टिकल्स मिलते हैं। वैसे ही इस सेंटर से हम दोनों के अपोजिट साइड में मूव करेंगे, दैट विल बी योर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इधर मूव करोगे तो क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। कि हम सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं तो हमें सेम सब्सटेंस मिलता है या फिर सेम पार्टिकल मिलता है। ये एसएन ऑपरेशन जो होता है ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN प्लस में प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।